बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल। ओके। नमस्कार, मैं हेलो प्रसाद संकल्प। सर। या। नमस्कार बांसे सर, वेलकम। नमस्कार, मैं आप सभी का संकल्प फाउंडेशन के इस संवाद सारथी वेबिनार सीरीज में स्वागत करता हूँ। आज इस वेबिनार को शुरू करने के पहले हमारे एनजीओ के बारे में एक 2 मिनट में बात रखना चाहूँगा। हमारा एनजीओ पिछले 12 सालों से महात्मा गांधी जी के गो टू विलेजेस और स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के शिव भावे जीव सेवा, इस प्रिंसिपल पे हमारा एनजीओ काम करता है। हम रूरल डेवलपमेंट, वुमेन्स एम्पावरमेंट, एनवायरमेंट, एजुकेशन, ऐसे अलग अलग क्षेत्र में कार्य करते हैं। पिछले 12 सालों से जो हमें समाज की सेवा करने का मौका मिला है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है एज ए एनजीओ। हमारे एनजीओ का एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। मानों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम गाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सुजन। इन कोरोना पैंडेमिक, जब हमारे सारे फिजिकल एक्टिविटी बंद थे, हमने ऑनलाइन वेबिनार सीरीज शुरू किया जिसकी शुरुआत रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स इससे शुरू किया। और अलग अलग महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर के जो भी वक्ता हैं उनको बुलाया कि जिनका अलग अलग फील्ड में एक्सपेरिमेंट है। जैसे कुछ किसानों को बुलाया कि जो नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मिलेट्स फार्मिंग, इस पे काम कर रहे हैं। हमने उस समय बहुत सारे लोग टीवी मोबाइल का स्क्रीन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसके लिए उनको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, तो पेरेंट्स और स्टूडेंट का हमने वर्कशॉप लिया इन द ऑनलाइन फॉर्म कि उसका कंट्रोल कैसे करना है। फिर हमारे सारे लोगों के जो इंस्पायरिंग है, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, भगवान गौतम बुद्ध, इनके चरित्र के ऊपर भी हमने ऑनलाइन वेबिनार लिया। और ऐसे सब शुरू था, तभी मन में ख्याल आया कि हम ऐसा कुछ अलग प्रोजेक्ट कर सकते हैं क्या कि जिसमें हमें एक दूसरे के साथ संवाद कर सके। तो संवाद सारथी की मन में एक कंसेप्ट शुरू किया।
और हमारे आज हमारे साथ जो जुड़े भावना ताई, उनके साथ चर्चा करके और बहुत सारे लोगों के साथ हमने चर्चा की। और ये संवाद सारथी का वेबिनार सीरीज 15 अगस्त 2022 को शुरू किया। इसका मकसद था कि जो भी डिफरेंटली एबल विकलांग लोग हैं, उनके जीवन में हर रोज चैलेंजेस रहते हैं। तो अपना जीवन कैसे जीते हैं, अपने इसमें जो भी कमी है उसे मिटा कर अपने जीवन को बैलेंसिंग कैसे करते हैं। और जब भी वो कुछ भी करते हैं अपने करियर में, अपने एजुकेशन में, तो दूसरों के साथ कैसे एडजस्ट कर लेते हैं। और ये सब करते हुए अपने आप को खुद को कैसे सिद्ध करते हैं। तो ये हमें पिछले 139 139 वेबिनार में पता चला कि जो भी महानुभाव यहाँ पर आए, वो सारे अपने क्षेत्र में मास्टर ब्लास्टर है। उनसे हर बार हमें नई चीज सीखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। और हमारे एनजीओ को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम दूसरे लोगों के साथ ये ऑनलाइन माध्यम से शेयर कर सकते हैं। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आज के हमारे वक्ता योगेश जी, उनका परिचय करने के लिए डॉक्टर अनीता मैम को रिक्वेस्ट करता हूँ। धन्यवाद सर। नमस्ते। संवाद सारथी पुष्प 140वा संकल्प फाउंडेशन सामने द्वारा आयोजित वेब संवाद सत्र संवाद सारथी के पुष्प 140 अपने दिव्यांगता को मात देकर व्यावसायिक क्षेत्र में विशिष्ट मुकाम पाने वाले बनाने वाले पुणे जिले के सॉफ्टवेयर इंजीनियर माननीय योगेश सिंह गौर जी को वेब संवाद सत्र संवाद सारथी के 140 पुष्प को बांधने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे आज के वक्ता माननीय योगेश सिंह गौर जी है। सर जी का परिचय। सर जी के जो शिक्षण हुआ है सर जी का, तो सर जी बी हुआ है, बी इंजीनियरिंग। और सर जी का जो व्यवसाय है वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर जी है। सर जी को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। सर सामाजिक सेवाओं में भी सक्रिय रहते हैं। उन्होंने एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठनों को दान के स्वरूप मदद भी की है। सर जी की हॉबीज है गायन, लेखन, ये हॉबीज है। सर जी को बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। कारपोरेट पुरस्कार सर को प्राप्त हुआ है। ऐसे है आज के अपने जो वक्ता है माननीय योगेश सिंह गौर जी सर, फिर भी पराजित नहीं हुआ। इस विषय पर हम सबसे संवाद करेंगे सर। तो आइए हम भी संकल्प फाउंडेशन के संवाद सारथी वेब संचार पहल में भाग लेते हैं और बाधाओं को दूर करने और आगे बढ़ने के लिए नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो जी को सौंपती हूँ। धन्यवाद डॉक्टर अनीता मैम, मैं सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज के हमारे वक्ता योगेश जी, इनको इनवाइट करता हूँ कि वो अपना जीवन जो भी जर्नी है, लाइफ जर्नी है, हमारे साथ शेयर करें। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक का नाम है, इट नॉट डिफीटेड, ये उनका खुद का बायोग्राफी और वो बुक पब्लिश हुआ है, वो अमेजोन पर अवेलेबल है। उसके बारे में भी वो बात रखेंगे। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए योगेश सर है, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना जीवन का जो भी जर्नी हमारे साथ शेयर करें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपके। धन्यवाद प्रसाद जी। और आपकी पूरी टीम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पर आऊँ और कुछ अपना शेयर कर सकूँ। ये पहले तो इस सब के लिए बहुत धन्यवाद। तो जी मेरा लाइफ जर्नी मतलब ऐसा है कि आ, मेरे दादाजी का गांव तो गोंदिया का है, लेकिन फिर मेरे पापा जॉब के लिए बाहर निकले, गोंदिया से बाहर आए। तो ही वॉज ए क्लास वन ऑफिसर।
तो वो पूरे महाराष्ट्र में कई जिलों में उनका काम था। लेकिन फाइनली हम लोग सेटल हुए नागपुर में। तो नागपुर में ही फिफ्थ ऑनवर्ड मेरी पढ़ाई पूरी हुई। इंजीनियरिंग मैंने VNIT करके जो कॉलेज है BRC, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने फिर एक 10 मंथ्स का कोर्स किया वहाँ पे सॉफ्टवेयर में। मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त दीपक, जो आज इस वेबिनार में भी है, वो भी तब मेरे साथ ही थे। फिर हम सब साथ में ही पुणे में आए, और पुणे में हम लोगों ने जॉब सर्च करना शुरू किया। जल्दी हमको जॉब मिल गया, और फिर वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। फिर 2 या 3 कंपनीज बदलने के बाद मुझे पुणे के KPIT सिस्टम्स में जॉब लगा। तब तक मैं एकदम नॉर्मल था। KPIT सिस्टम्स के थ्रू मुझे लॉन्ग टर्म के लिए लंदन जाने का मौका मिला। वहाँ से ये पूरी कहानी शुरू होती है। तो लंदन में गए हम लोग, तो मैं, मेरी वाइफ और मेरा 1.5 साल का बच्चा, हम तीनों वहां पर गए। पहले के 1 साल तो बहुत अच्छा गया। हम लोगों ने वेस्टर्न यूरोप पूरा लोकल ट्रैवल किया, फिर वेस्टर्न यूरोप का भी टूर किया हमने। तो इट इट दोज वेयर द ब्लेस्ड डेज। उसके बाद लेकिन फिर अचानक से मुझे बुखार हुआ, और वो बुखार के लिए मैं डॉक्टर के पास भी गया नॉर्मल तरीके से। तो डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, ही जस्ट डिसमिस्ड इट एट एज अ सिंपल फीवर, और जस्ट पैरासीटामोल देके कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, आप बस ये लेते रहो। उसके बाद करीब 20 डेज तक मैं सिर्फ पैरासीटामोल पे रहा। कहना ये चाहता हूँ मैं कि इंडिया का मेडिकल सिस्टम शायद बेस्ट है। लंदन में या बाहर US हो गया, UK हो गया, यहाँ प्राइमरी मेडिकल सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। हाँ, आपको जब एडवांस बीमारी हो जाती है, तब फिर वो लोग आपको बहुत अच्छी से केयर करते हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। और आफ्टर पोस्ट ट्रॉमा जो उनका ट्रीटमेंट है, केयर है, वो तो वर्ल्ड क्लास है, उसमें तो कोई शक नहीं है। उस पर भी मैं आऊँगा। तो फिर वो 20 दिन होने के बाद एक दिन अचानक फिर मेरे ससुर जी का मुझे कॉल आया कि आप एक ब्लड टेस्ट करा लो, हो सकता है कोई बड़ा कुछ मतलब टाइफाइड हो या कुछ और हो। तो मैं बस ब्लड टेस्ट करने के लिए मैं जगह पे से उठा मेरे घर में, और मैं चक्कर आके गिर गया। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में मेरा फ्रेंड लेके गया। वहां पर सबसे बड़ी बात है ना, मैं अपना नाम भूल गया। कोई अपना नाम कैसे भूल सकता है, लेकिन मैं अपना नाम भूल गया। वो रिसेप्शन पे वो लेडी ने मुझे अपना नाम पूछा, मेरा नाम पूछा, और मैं अपना नाम ही भूल गया। तो ऑब्वियसली रिसेप्शन पे सारे डॉक्टरों ने वो नोटिस किया। डॉक्टरों ने फिर मुझे एडमिट किया। एंड वहां से जो हालत खराब होना शुरू हुई, तो बहुत बहुत हद तक गई। मतलब अब इतना डिटेल में तो मैं नहीं बताऊंगा। ये मेरी बुक है। अ, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। मेरी पूरी लाइफ जर्नी का इसमें हिसाब दिया हुआ है। तो मैं, अगर प्रसाद जी कहेंगे तो मैं ये ग्रुप पे मैं उसका लिंक भी शेयर करूंगा, आप जरूर पढ़िए। उसके बाद फिर मेरे 2 ब्रेन सर्जरीज हुए। वहीं पे लंदन में ही मेरे 2 ब्रेन सर्जरीज हुए। और मैं पूरा कंफ्यूज हो गया था। मतलब जिसको हम इंडिया में अ, हम पागल कहते हैं, लिटरली वैसा हो गया था। तो उसके बाद 2 ब्रेन सर्जरीज हुई। फिर मेरा धीरे धीरे मेरा ब्रेन पावर वापस आया, सब ठीक। मतलब ये मेरी ब्रेन सर्जरीज हुई जुलाई में। उसके बाद मैं अक्टूबर तक ऐसा हो गया था कि अब मैं मुझे डिस्चार्ज हो जाएगा, एंड आई विल बी ऑल वेल। लेकिन दिसंबर अक्टूबर में अचानक से फिर मेरे पैर की ताकत चली गई एक दिन सुबह, जब मेरी वाइफ मेरे पैर को मसाज कर रही थी। क्योंकि मुझे पहले पैरालिसिस हुआ था, तो वो मसाज कर रही थी, तो मुझे सेंस लगना ही, टच सेंस लगना ही बंद हो गया। तो मैंने अपने वाइफ को कहा, फिर डॉक्टरों को बताया। फिर डॉक्टरों ने काफी टेस्ट वगैरह करने के बाद हमें बताया कि ये पैराप्लेजिया हो गया है करके। फिर उसके बाद मैं रिहैब सेंटर में रहा। रिहैब सेंटर में 3 महीना था लंदन में। फिर हम वहां से जीत करके इंडिया वापस आए, क्योंकि वो लोग हमको आसानी से जाने नहीं दे रहे थे। शायद उनको कोई डर था कि पता नहीं हम लोग वापस जाके कुछ केस कर देंगे या क्या कर देंगे। लेकिन हम तो वो मेंटेलिटी में थे ही नहीं। हमको जल्दी से जल्द इंडिया आना था, और अपने क्लोज फैमिली के साथ अपना दर्द, अपना तकलीफ, अपनी ये सब, ताकि वो बेरेबल हो सके, शेयर करना था।
तो हम इंडिया वापस आए। फिर इंडिया में भी काफ़ी 4-5 साल तक मेरा प्रॉब्लम बना रहा। कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते गए। वो सब कॉम्प्लिकेशंस से मैं लड़ता रहा। फाइनली फिर धीरे धीरे लेकिन इस सब के बीच में एक जो कांस्टेंट रहा, वो मेरे वाइफ का सपोर्ट, उसका प्यार, वो मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता। बस उसके सपोर्ट के वजह से ही मैं मतलब जीवित रह पाया, और मैं आज जो कुछ भी हूँ वो बस उसके उसके केयर के वजह से, उसके सपोर्ट के वजह से ही हूँ। ये मैं कहना चाहूँगा। और और ऊपर से मेरा भरोसा, अ, मेरा भरोसा, मुझे आखिर तक भरोसा रहा भगवान की दया से कि मैं इस सब से बाहर निकलूंगा। तो आज मैं इस सब से बाहर तो निकल गया हूँ। हाँ, मतलब मैं आज भी पैराप्लेजिक हूँ, मैं चल फिर नहीं सकता। लेकिन लाइफ में ऐसी कोई मतलब मुझे कोई लिमिटेशन अब मुझे नजर नहीं आते। मैं प्रोफेशनली भी अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। और आई एम वर्किंग नॉर्मली 9 आवर्स, 10 आवर्स इन अ डे, एज पर द कॉर्पोरेट ट्रेंड। वो सब मैं कर रहा हूँ। और आई एम लिविंग अ परफेक्ट लाइफ। या प्रसाद योगेश, जी। ये कौन से साल में हुआ, यानी कितने साल पहले हुआ हाँ था? साल नहीं जी, बता। मैं बता, या सॉरी। तो 2005 में हम लोग लंदन गए थे, और 2006 में मुझे ये सब हुआ। पैराप्लेजिया भी हुआ, और पहले मेनिंजाइटिस हुआ, फिर पैराप्लेजिया हुआ। तो 2006 के अप्रैल महीने में मेनिंजाइटिस हुआ। जुलाई महीने में उसका ऑपरेशन हुआ। वो भी, उसका भी किस्सा ऐसा है कि फॉर सम वियर्ड रूल्स उनका ऐसा है कि जबकि उनको पूरा पता था 100% कि ये मेनिंजाइटिस है, पर उनके टेस्ट में कुछ पकड़ भी नहीं आ रहा था। वो जो एमआरआई कर रहे थे, ये कर रहे थे, उसमें उनको ब्रेन में फ्लूइड दिखाई नहीं दे रहा था। और वहां पे इतना स्ट्रिक्ट रूल है कि सिम्टम्स पे वो लोग बिलीव नहीं करते। वो लोग सिर्फ बिलीव करते हैं डॉक्यूमेंटल एविडेंस पे। तो जब उनको एविडेंस मिला जुलाई मंथ में, तभी उन्होंने ऑपरेट किया। और मुझे लगता है कि वो 2 महीने में ये जो पैराप्लेजिया हुआ, वो 2 महीने में हालत और खराब हुई होने की वजह से ये पैराप्लेजिया हुआ। अगर वो जब अप्रैल मंथ में मुझे सिम्टम्स आ गए थे, तभी अगर वो तुरंत ही सर्जरी कर लेते, तो शायद मैं चल फिर पाता, मतलब मैं पैराप्लेजिया नहीं होता। उसके बाद फिर मैं 2007 के मार्च तक, मैं फिर 2006 के दिसंबर में मुझे वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला, और न्यूरो रिहैब सेंटर में मुझे ले जाया गया। क्योंकि वहाँ पे वो प्रैक्टिस है कि जो भी पैराप्लेजिक पेशेंट है उनको रिहैब देते हैं, और उसके बाद ही वो परमिशन मिलती है घर जाने की। तो 3 महीने फिर मैं उसके बाद मार्च महीने तक, 2007 के मार्च तक मैं न्यूरो रिहैब सेंटर में रहा। और फिर 2000, बस उसी मंथ में मार्च के एंड में हम लोग इंडिया वापस फ्लाई हुए। सर ये जो पीरियड है, जैसे आपने कहा कि आप रिहैब सेंटर से इंडिया आए, तो हाँ, वहां से फिर आपका जॉब कंटिन्यू था क्या, फिर जॉब के लिए फिर से स्ट्रगल स्ट्रगल नहीं, करना पड़ा? मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं इस बारे में बहुत किस्मत वाला रहा कि मुझे यूके, मतलब लंदन में जब मैं था, तो जो कंपनी की तरह प्रोजेक्ट पे मैं गया था, वो मेरी जो नेटिव बेस कंपनी थी केपीआईटी, उसने मुझे 100%, मोर देन 100% सपोर्ट किया। और बहुत अच्छी से मेरा सब मतलब इवन मेरी सैलरी भी उन्होंने हाफ चालू रखी, ताकि मैं, मेरी वाइफ वहाँ, क्योंकि मेडिकल का खर्चा तो कंपनी को नहीं आया होगा, क्योंकि वो वहाँ पर एनएचएस हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट रन होते हैं। तो वहाँ पर तो खर्चे का सवाल नहीं था। एंड दोज वेयर इवन बेटर देन आवर प्राइवेट हॉस्पिटल्स। इतने पॉश होते हैं वो एनएचएस के हॉस्पिटल। तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी कि वो डेवलप कंट्री है, तो वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा अच्छी है। दैट इज डिफरेंट स्टोरी। पर मुझे कंपनी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। वापस आने के बाद भी कंपनी ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि जिसके लिए मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। तो मैं इस कंपनी में, केपीआईटी में, मैं 2021 तक, मतलब मेरे वापस आने के 13 साल तक मैं कंटिन्यू रहा एक कंपनी में ही। तो अब फिर मैं मतलब 2009 से फिर मैंने रेगुलर कंपनी जाना शुरू कर दिया था। एट के बाद, एट एट से 2008 में मैं एक ट्रीटमेंट लेने के लिए भोपाल गया था। वहाँ पर मुझे पता चला था ये एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट का।
तो उसके लिए मैं भोपाल गया था और वहां से वापस आने के बाद फिर मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। तो वहां से 2008 से लेके 2020 तक मैं उसी कंपनी में रहा, और कंपनी ने मुझे ठीक ठाक सपोर्ट, उस दौरान भी कंपनी ने मुझे ठीक ठाक सपोर्ट किया। कुछ चीजें हैं जैसे कंपनी ने मुझे, मतलब मैं पूरी तरह से एलिजिबल होने के बावजूद कंपनी ने मुझे 12 साल में कभी प्रमोशन नहीं दिया, और सैलरी हाइक भी बिल्कुल मिनिमल दिया। तो ये सब चीजें शायद एक हैंडीकैप पर्सन समझ सकता है कि ये चीजें तो हमारे साथ होती है, और मतलब इसका कोई इलाज नहीं है। वो शायद लोग मदद तो करना चाहते हैं लेकिन वो अपने साथ बैठने नहीं देना चाहते। ये मैं एक कटु सत्य मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। और सर दूसरी बात, जैसे कि आपने जॉब ज्वाइन कर लिया, देन जी। व्हाट अबाउट द एक्सेसिबिलिटी इन कंपनी? क्योंकि हाँ। ऐसे अभी इतने सारे वेबिनार में जो अनुभव पाया है कि बहुत या सारे जगह इन कारपोरेट कंपनीज देर इज नो फैसिलिटी फॉर एक्सेसिबिलिटी इन इंडिया। तो ओके। उसका आपको कैसे अनुभव आया? हाँ, और मैं, दूसरी, हाँ, उसके हाँ बारे बोलिए। में बात है, हाँ। ठीक, मैं उसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा। तो ऐसा है कि जब 2008 में मैंने कंपनी ज्वाइन किया, तो उस वक्त भी मेरा जो ब्रेन पावर है वो पूरी तरह से वापस नहीं आया था। मतलब मुझे इतना प्रॉब्लम था कि कल क्या काम किया मैंने शाम को, ये मुझे सुबह याद नहीं रहता था। तो फिर वो हर प्रॉब्लम के लिए मैं वर्क अराउंड ढूंढता गया। तो वो प्रॉब्लम के लिए मैंने वर्क अराउंड ढूंढा कि मैं सब नोट करके रखता था कि कल मैंने यहाँ पे काम रोक दिया था और आज सुबह मुझे जाके यहाँ से काम शुरू करना है। तो वो मैं करते रहा जब तक मेरा ब्रेन पावर पूरी तरह से लौटा नहीं। जहाँ तक एक्सेसिबिलिटी का सवाल है, तो ऑफिस में मुझे एक्सेसिबिलिटी का कभी प्रॉब्लम नहीं गया। एंड थैंक्स टू केपीआईटी मुझे बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला। मेरी वाइफ मुझे मतलब, और और वाइफ का सपोर्ट तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मतलब उसके लिए तो मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है। तो वो रोज मुझे घर से ऑफिस जो कि 12 किलोमीटर था छोड़ने आती थी। लेकिन ऐसा है कि मुझे जो मेरा, हमारे कैंपस के अंदर भी 6 अलग अलग ऑफिसेस थे। तो हमारे ऑफिस के थोड़ा, ऑफिस से करीब 500 मीटर, 200 300 मीटर पे आके कार रुक जाती थी। वो मैक्सिमम डिस्टेंस था जहां तक कार आ सकती थी। वहां से फिर मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड कंपनी का लेने आता था, एंड ही यूज टू गिव मी कंपनी टिल टिल आई सीट ऑन माई चेयर। सो पूरा आखिरी तक वो मुझे लेके चलता था। तो कंपनी में तो बहुत अच्छी, भगवान की दया से वो, ये प्रॉब्लम एक्सेसिबिलिटी का इश्यू तो मुझे कंपनी में कभी नहीं गया। लेकिन आज जैसे आप जानते हैं कि, और मैं ये कहना चाहूंगा कि पूना में रहते हुए एक्सेसिबिलिटी का इशू रिलेटिवली मुझे कम आया, बजाय इसके कि जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज है, जैसे नागपुर में जब जाता था तो नागपुर में इतने ज्यादा मोबाइल, सॉरी, इतनी ज्यादा रैम्स, हर बिल्डिंग में रैम्स नहीं होते। और ये मैं नागपुर जैसे शहर का कह रहा हूँ जो कि सेकंड कैपिटल है महाराष्ट्र की। तो वहां पर ये मतलब हालत थी पहले, अभी काफी इम्प्रूवमेंट हो गया है। वैसे कह नहीं सकता मैं, लेकिन पहले की बात बता रहा हूँ। तो रैम्प नहीं होते थे, कुछ बिल्डिंग में तो इवन लिफ्ट भी नहीं होती थी। तो ये सब प्रॉब्लम तो थे। लेकिन फॉर्चुनेटली उस वक्त तक पुणे काफी डेवलप हो चुका था, और पुणे में मुझे एज सच एक्सेसिबिलिटी के उतने इश्यूज नहीं आए। और इसका एक रीजन ये भी है कि मेरी वाइफ मुझे कार से ड्राइव करती थी हर जगह। उसके वजह से भी शायद मुझे वो ये सब चीजें फेस नहीं करना पड़ा। या प्रसाद। सर ये पूरे जर्नी में, जैसे आपने कहा अभी आप नए कंपनी में शिफ्ट हुए हो, तो यहाँ जी पर जी। कैसे अनुभव है सेम? हाँ। तो उसके बाद फिर केपीआईटी में मैं आपको बताता हूँ कि मैं 12 13 साल हो गए थे, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा कोई प्रमोशन नहीं था। सैलरी हाइक एकदम मिनिमम था। मतलब पूरे 12 साल में हार्डली 10% मुझे सैलरी हाइक मिला होगा। तो मेरा ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ मेरा बिल्कुल रुक सा गया था। एंड मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि आई वॉज गोइंग टू डिप्रेशन फॉर फॉर दिस वेरी रीजन। कि मतलब, और मैं अप्लाई करता था तो मेरे जो मतलब मेरा जो टोटल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था
और जो मेरे स्किल सेट्स थे, क्योंकि कंपनी मुझे बाकी एडवांस स्किल सेट्स पे काम करने का मौका नहीं देती थी, तो ये जो गैप था वो इतना ज़्यादा था कि नहीं, कोई दूसरी कंपनी में मेरा प्रोफाइल सिलेक्ट होना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेकिन लकीली मेरा फ्रेंड है प्रवीण वानखेड़े, उन्होंने 2 साल पहले एक्सेंचर में मेरा सीवी डाला था, और अचानक से एक दिन मुझे बस यही ये जो मैसेज है मेरे कि ये जो फेजेस होते हैं लाइफ के, बस मैं वही कहना चाहूंगा कि शायद एक अच्छा फेज था वो, कि मुझे कॉल आया एक्सेंचर से कि मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ, और अभी एक्सेंचर में मुझे बहुत अच्छा माहौल है, मतलब काफ़ी सपोर्ट मिलता है। और मेरे जो लीड्स हैं उनको सबको पता है कि मैं किस कंडीशन में हूँ, एंड दे टेक वेरी गुड केयर ऑफ मी। हालांकि मैं उनको मौका नहीं देता किसी भी बात का शिकायत का, क्योंकि मेरा ऐसा है कि मैं भले ही चल फिर नहीं सकता, लेकिन मैं बैठ के 9 घंटे 10 घंटे कितने भी घंटे काम दे दो मैं कर लेता हूँ। तो मैं उनको शिकायत का मौका भी नहीं देता। लेकिन हैविंग सेड दैट, उनका भी सपोर्ट बहुत अच्छा मिला है मुझे अभी तक, ये मैं कहना चाहूँगा। सर ये पूरे जर्नी में जैसे मतलब कैसे ना कि पहले आपका जो जर्नी था बिफोर दिस इवेंट एंड नाउ, तो या इसमें आपके जो भी है मतलब माइंडसेट, वो या उसमें क्या डिफरेंस आ गया? मतलब जैसे कि आपने कहा कि आपको तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। ये जो आपका डिसीज था प्रोफेसर, रिलेटेड टू तो ब्रेन था, लेकिन ये राइट। जो बिफोर एंड आफ्टर दिस इवेंट, आप कैसे आप अपने आप को देखते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस, वो भी हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल जरूर। तो मैं आई विल बी वेरी मतलब प्रॉम्प्ट इन एक्सेप्टिंग दिस थिंग कि पहले मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस पर्सन था। मतलब मैं बिल्कुल भी ज़्यादा सोचता नहीं था किसी चीज़ के बारे में, और लाइफ को बहुत इजीली जीता था। जैसे कि एक आम केस होती है नॉर्मली, जो पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाते हैं, जॉब जल्दी लग जाता है, तो उनकी लाइफ में जो होता है। लेकिन फिर जैसी जब ये सब चीज़ें हुई, तो मैंने हर चीज़ के बारे में सोचना शुरू किया, गौर करना शुरू किया, और मुझे लगा कि अ, मैंने एक जो चीज़ सबसे बड़ी नोटिस की कि एक्चुअली हमारे हैंडीकैप लोगों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमारा खुद का कॉन्फिडेंस ही लो होता है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग खुद ही लोगों से हेल्प नहीं मांगते। अगर हम लोगों से हेल्प मांगे तो हमको लोगों की हेल्प मिलती है, और लोग हमारे करेज को बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं, और मतलब हमको वो मौका देते हैं आगे बढ़ने का। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा हम खुद को ही उतना टोटली पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हम इस कंडीशन में आ गए हैं, और हम लोग कहीं ना कहीं खुद को कम समझने लगते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि खुद को कॉन्फिडेंस बनाए रखना शायद सबसे बड़ी चीज होती है हमारे लाइफ में। और जहाँ तक कि पहले के और लाइफ में और अब के लाइफ में फर्क है, तो पॉजिटिव साइड में कहूँ तो मेरी मैच्योरिटी काफ़ी बढ़ गई है। अब मुझे लोगों के जो तकलीफ है वो उसको जल्दी से समझने की एक सेंस आ गया है, क्योंकि मैं उनको उनसे मैं रिलेट कर सकता हूँ कि उनको क्या प्रॉब्लम होगा। और 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 सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि पहले मैं उतना ज़्यादा मतलब विश्वास नहीं करता था हर चीज़ पे, कि मैं मुझे हर चीज़ को मैं एक साइंटिफिक नज़र से ही देखता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो, जैसे एक चीज़ है विश्वास। तो विश्वास अगर स्ट्रांग हो तो मुझे लगता है कि हम दुनिया की कोई भी तकलीफ को, बाधा को हम पार कर सकते हैं। और ये विश्वास, और ये साइंस से ऊपर है। मतलब मैं जब बीमार था और मैंने खुद की केस देखा, और मैंने अपने आसपास के भी जो केसेस देखा है, तो मैंने ये पाया कि जिनका भरोसा स्ट्रांग था वो बड़े बड़े बीमारी से भी बाहर निकल गए, और जिनका भरोसा कमजोर था वो छोटे बीमारी में भी चल बसे। तो भरोसा बहुत बड़ी चीज है, और उसमें अगर आपके साथी का आपको सपोर्ट मिल जाए और प्यार मिल जाए, तो ये चीज तो ये फिर तो वो उसके तो कोई मतलब फिर लिमिट ही नहीं है। मतलब फिर तो आप कुछ भी दुनिया में जिंदगी में पा सकते हैं। और एक जैसे कि अब रिहैब सेंटर में थे फॉर 3 मंथ्स,
तो या उसका रोल आपके लाइफ में कि आपको रिकवर करने में बाय हाँ फिजिकली एंड मेंटली इट्स यस वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि हाँ तो मैं ये वो ऐसे बिल्कुल बिल्कुल कहा जाता है कि रिहैब सेंटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एवरी यस पैराप्लीजिया पेशेंट, तो उसके बारे बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। हाँ तो रिहैब सेंटर में जब मैं गया तो मुझे एक तो पैरालाइज था मैं, मतलब पैराप्लेजिया तो हो ही गया था मुझे। तो वहां पर जाने के बाद उन्होंने और मेरा अपर बॉडी भी बहुत वीक हो गया था, क्योंकि मैं इतने एंटीबायोटिक्स ले रहा था और कोई एक्सरसाइज करने का तो सवाल ही नहीं था मेरी तो। तब तो प्रायोरिटी मेरी जान बचने की थी। तो बहुत ज्यादा वीक हो गया था मैं। तो रिहैब सेंटर में उन्होंने जो मुझे रिहैब दिया है तो दैट इज अ वर्ल्ड क्लास। मतलब शायद ऐसा रिहैब तो मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत ही कम जगह मिलता होगा। तो वो लोग सुबह से मेरा रूटीन शुरू होता था और शाम तक चलता था। पूरा डाइट का ख्याल रखते थे, एक्सरसाइज का ख्याल रखते थे। एंड एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स आई वॉज, जो मैं गया था तब इतना वीक था, और एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स आई वॉज वेरी हेल्थी एंड साउंड इन फिजिक, इन माय फिजिक। सो माइंड से मैं कहना चाहूंगा कि ब्रेन से मुझे तब उतना फर्क नहीं पड़ा था। तो लेकिन मैं धीरे धीरे सब समझ पा रहा था कि मेरे आसपास में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि उस समय तक मेरा 50% ब्रेन पावर वापस आ गया था। फिर इंडिया आने के बाद बाकी 50% ब्रेन पावर मेरा वापस आया। लेकिन वहां पर भी मैं और मुझ सबसे बड़ी बात मुझे एक ये लगी कि वहां पे जब मैं अपने साथी पेशेंट्स को देखता था जो मेरे साथ में जो सफर कर रहे थे, तब मुझे काफी हौसला मिलता था, क्योंकि मैं उनको उतना हार्ड वर्कआउट करते हुए देखता था और लड़ते हुए देखता था। तो वो चीज मुझे काफी इंस्पायर करती थी। और इसके लिए तो मैं वो रिहैब सेंटर का हमेशा बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। सर और एक बात, जैसे कि एज यू से अबाउट योर वाइफ, शी सपोर्ट्स यू, वैसे व्हाट अबाउट योर फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, या उनका या सपोर्ट और उनका रोल आपके लाइफ में कैसे? नहीं एक्चुअली वो बात अभी तो वहां तक आई नहीं थी, इसलिए मैं कह नहीं पाया। सिर्फ मेरे वाइफ का सपोर्ट नहीं, मेरे पूरे फैमिली का सपोर्ट मुझे बहुत ज्यादा मिला। मेरा ब्रदर, मेरी मदर, मेरे फादर इन लॉ, मेरी सिस्टर्स, सबने मुझे यानी इतना सपोर्ट किया कि मैं बता नहीं सकता, मतलब कोई वर्ड्स नहीं मेरे पास। और इनके अलावा जो मेरा एक्सटेंडेड फ्रेंड सर्कल है, जिसमें दीपक तो एक है ही, और काफी मेरे फ्रेंड्स है, उन सबने मुझे जो मॉरली सपोर्ट किया और हमेशा मेरा हौसला बनाए रखा। और सबसे बड़ी बात इन लोगों ने जो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी, कि इन्होंने मुझे कभी ये फील नहीं होने दिया कि मैं एक हैंडीकैप पर्सन हूँ। मतलब ये जो ऐसा, मतलब मेरी यही कंडीशन होने के पहले वो लोग मुझसे जो मजाक करते थे, सब करते थे, वो ही आज भी वो लोग मेरे साथ करते हैं। और मेरी हंसी भी उड़ाते हैं, मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। और कहीं मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ अलग हूँ या कुछ मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत बढ़िया सर। सर ये पूरे आपके जर्नी में, फ्रॉम योर चाइल्डहुड टू टिल टुडे, व्हाट इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट इन योर लाइफ कि जो आप भूल नहीं सकते हैं? आ, दो तीन है, मैं ऐसे रैंक तो नहीं कर सकता। लेकिन एक सबसे बड़ा हैप्पीएस्ट मोमेंट था जब मेरा 12th का रिजल्ट आया और उसमें मुझे 95 मिले थे। पीसीएम जो ग्रुप होता है जिसकी वजह से इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलती है, तो उसमें मुझे 95 मिले थे। तो वो वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट था। उसके बाद फिर मेरी शादी हुई, तो वो भी एक हैप्पी मोमेंट था। फिर मैं लंदन, जिस दिन मुझे पता चला कि मैं लंदन जा रहा हूँ, तो वो भी एक हैप्पी मोमेंट था। उसके बाद कमी लेटेस्ट अगर मैं कहूँ तो एक्सेंचर ज्वाइन करने का जिस दिन मुझे ईमेल आया कि यू गॉट एन ऑफर फ्रॉम एक्सेंचर, तो क्योंकि वो ऐसा था कि आई हैव लॉस्ट ऑल द होप्स, मतलब मैं उम्मीद छोड़ चुका था कि मेरे प्रोफेशनल करियर में अब कुछ भी पॉजिटिव होगा करके। तो वो दैट वाज द बिगेस्ट थिंग जो मैंने अचीव की थी। तो वो एक बहुत बड़ा मोमेंट था।
तो ऐसे बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स मेरी लाइफ में है। कुछ सैड मोमेंट्स भी बहुत ज़्यादा गहरे लाइफ में। जैसे जब मैं इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था तो मेरे पापा सडन कार्डियक अरेस्ट से चल बसे। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा हादसा था। फिर लेटेस्ट में कहूँ मैं तो मेरे जिया जी जिनको मैं और मेरी भाभी जिनको मैं बहुत ज़्यादा चाहता था, वो दोनों एक कोरोना से गए और और मेरी भाभी 2 साल पहले हार्ट फेल से चली गई। तो ये ये पल मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा कठिन थे और मैं बस अपने विश्वास से और परिवारों के सहारे की वजह से इन सब से बाहर निकल पाया। सर जैसे कि 2007 से आप ये सारा स्ट्रगल कर रहे हो, तो या ये सारा अभी तक मतलब आपका प्रोफेशन, आपका सारा रेगुलर एक्टिविटीज, ये संभालने की एनर्जी और ये सारा एंथुजियाज्म आप में आता कहाँ से और ये कैसे मेंटेन करते हो? व्हाट इज द तो सीक्रेट बिहाइंड इट? बहुत अच्छा सवाल पूछा प्रसाद जी आपने। तो ऐसा है कि अ, कुछ ऐसी चीजें मेरे नेचर में भी है कि मुझे जब कोई चैलेंज मिलता है तो मैं वो उस चैलेंज को मतलब पूरी तरह से निभाता हूँ। तो जब मेरी तबीयत खराब हुई मतलब ये कंडीशन में मैं पहुंचा तो मुझे लगा कि लाइफ मुझे पूरी तरह से गिराने पे तुली है। मतलब समय मुझे चाहता है कि मैं इस सबसे कभी बाहर नहीं निकलूं। तो मैंने उसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया। मैंने कहा कि नहीं, मैं तो इस सबसे बाहर निकलूंगा और मैं एक अच्छी फुलफिलिंग लाइफ जी के दिखाऊंगा। तो ये मेरा जो विश्वास था ये शायद पहले ही मतलब कुछ चीजें शायद हमारे में नेचुरल होती है। तो बस वो लड़ने की जो एटीट्यूड था वो। और उसके बाद मैं जैसे अब मैं आपको कह चुका हूँ कि मेरी वाइफ मेरी फैमिली इन सब ने भी मेरा बहुत हौसला बढ़ाया। ऐसे कई कमजोर मोमेंट्स थे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि और कुछ मोमेंट तो इतने ज्यादा कमजोर थे कि जब मैं सुसाइड तक मैं कंटेम्पलेटेड सुसाइड ऑल्सो। मतलब मैं कहना चाहूंगा कि पुणे में जब मैं एडमिट था हॉस्पिटल में, लिवर एक में मुझे लिवर का डिसीज हुआ था। और वो ये सब साइड इफेक्ट्स थे मेरे लंदन में जो मेरा कंडीशन मेरी डिटोरिएट हुई थी उसी के साइड इफेक्ट्स थे जो इंडिया में आने के बाद भी कंटिन्यू रहे। तो जब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था लिवर के प्रॉब्लम की वजह से पुणे में, तो एक दिन तो ऐसा आया था कि मैंने अपने वाइफ को कह दिया था कि प्लीज़ मुझे जाने दो और ये ऑक्सीजन ये निकाल दो और मुझे शांति से मुझे ऊपर जाने दो। तो ये वक्त भी आया है मेरे लाइफ में, तो मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन ऐसा है कि अ, मतलब ये ऐसे फ्लीटिंग मोमेंट्स बहुत कम है मेरे लाइफ में। ज्यादातर मैंने लड़ने की सोचा हमेशा। और मैंने सोचा कि मेरे परिवार के लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरे वाइफ के लिए, मेरी माँ के लिए मुझे जीना है और मुझे एक अच्छी जिंदगी जी के दिखाना है और ये चैलेंज को एक्सेप्ट करना है बस। और एक उम्मीद थी और मुझे लगता है वो उम्मीद हर चीज को हर सभी को रहनी चाहिए कि आज से बेटर कल होगा। ये जो उम्मीद है बस ये उम्मीद इंसान को बहुत आगे तक ले जाती है कि जो जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। ये बात तो 101% सही है। ये मैंने खुद की जिंदगी में और ही नहीं, बहुत सारे जो मेरे जब मैं ऐसा बीमार हुआ तब मैंने एक ऑब्जर्वेशन चालू किया कि अपने आसपास, क्योंकि मेरे आसपास सारे पेशेंट्स ही थे तो मेरे पास देखने के लिए कुछ और था नहीं। तो मैंने जस्ट एक देखना शुरू किया तो मैंने पाया और मैंने ये बुक में भी मेंशन किए, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए कि अ, मतलब आप जस्ट होप रखो, उम्मीद रखो, वक्त जरूर बदलता है। ये इस पे मेरा जो गाढ़ा विश्वास है वो आज तक बरकरार है कि समय जरूर बदलता है। बस जरूरी है कि हम अपने कठिन समय को कैसे पार करते हैं, उस समय अपना धीरज कैसे बनाए रखते हैं, बस यही जरूरी है। और आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस लेट दैट टाइम गो। अपना आप जो कर रहे हैं बस वही करते रहिए एंड लेट दैट टाइम गो। अच्छा समय जरूर आएगा और आता ही है। मैंने कई बार देखा है कि अ, मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि सिर्फ बुरा समय ही किसी की लाइफ में है। जब तक वो जिंदगी को अपने हाथ से खत्म ना करे तब तक उसका जिंदगी में उम्मीद बनी रहती है। सर और जो आपका बुक टाइटल है,
उसका जी। प्रेरणा और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि ये टाइटल, व्हाई यू चूज दैट टाइटल। ओके। तो कैसा है प्रसाद जी की मुझे एक बुक का मतलब थोड़ा सा मेरे में था ये स्किल, मैं लिखने का मुझे शौक भी था और मुझे शायद जमता भी था। तो ये तो मैं काफी सालों से मैं सोच रहा था। और सबसे बड़ी बात यानी मेरे घर वाले, मेरी सिस्टर्स, मेरी वाइफ, ये लोग काफी मुझे हमेशा कहा करते थे कि योगेश यार, तेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस इतने रिच है, तो व्हाई नॉट यू राइट अ बुक। और इसमें मैं स्पेशली मेंशन करूंगा मेरे बेटे का। वो काफी 2-3 साल से, जब से वो थोड़ा बड़ा हुआ है, तो काफी मेरे पीछे लगता था कि पापा आप एक बुक लिख ही दो आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस पे। तो वहां से जर्नी शुरू हुई बुक लिखने की। लेकिन ऐसा है कि मैं वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था बुक लिखने की। मुझे लगता था कि यार ये काफी बड़ा काम है, और मैं इतना बिजी रहता हूँ ऑफिस में, तो हो पाएगा कि नहीं। पर ठीक है, चलो। एक दिन मुझे ऐसी पता नहीं कैसे क्या इंस्पिरेशन हुई। और मैं समझता हूँ कि ये सब गॉड गॉड विलिंग होता है, कि जो हमारे हाथ से होने का रहा वो होता ही है। आई एम अ फर्म बिलीवर इन डेस्टिनी। तो मुझे लगता है कि बस भगवान ने चाहा कि मैं लिख दूं, और मैंने वो लिख दिया। और यहाँ जहाँ तक टाइटल की बात है, तो टाइटल हमने काफी चेंज किए। मतलब 6 या 7 टाइटल सोचने के बाद, चेंज करने के बाद, फाइनली इस टाइटल पे हमने फाइनल किया। और ये टाइटल मेरा ही था। तो कैसे पहले मतलब मैंने ये सोचा कि ब्रूइज मतलब घायल तो मैं हूँ, येट नॉट डिफीटेड, लेकिन मैं हारा नहीं हूँ। तो मुझे लगा कि मेरे जर्नी के लिए शायद ये सबसे एप्ट टाइटल रहेगा। सर बहुत बढ़िया। मेरे मन में तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन हम समय की ये देखते हुए बिल्कुल बिल्कुल। मैं सबसे पहले भावना ताई को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी फीडबैक दी दे, और बाकी लोगों के लिए फिर हम ये मंच खुला करते हैं। भावना ताई। हाँ, धन्यवाद विशाल। योगेश जी, आपकी सब जर्नी सुनने के बाद दो सवाल मेरे मन में आए। जी तो बिल्कुल। वो मैं पूछना चाहूंगी जी कि वो पहला सवाल तो है कि केपीआईटी से एक्सेंचर में स्विच होने का डिसीजन ये इजी नहीं होगा, बिल्कुल बराबर बोले आप। क्योंकि हाँ, और वो तो यानी केपीआईटी ने आपको इतना सपोर्ट इतना किया सपोर्ट था। किया था, यस। बाद की चीजें तो थी, पर आपने वहाँ एक बहुत अच्छा सेंटेंस बोल दिया कि वो लोग सपोर्ट, यानी सब लोग, हम लोगों का ये एक्सपीरियंस है कि लोग सपोर्ट करते हैं पर साथ बिठाना नहीं बिल्कुल चाहते। सही है। तो ये स्विच होना, और उसके बाद स्विच होने का पहले तो डिसीजन लेना कि मुझे यहाँ से स्विच होना है, और उसके बाद में इस इसलिए होपफुल रहना कि कोई दूसरी कंपनी डेफिनेटली मुझे चूज करेगी ही करेगी। बिल्कुल दो बैकिंग इन माय बीइंग दैट इट अप टू डेट, अपडेट नहीं थे शायद, आप ऐसे बोल रहे थे ना। बिल्कुल बिल्कुल बराबर। अ, हाँ, तो वो नहीं था। तो ये डिसीजन आप कैसे बना पाए, क्योंकि हम लोगों पर जो भी कोई सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, उसका बहुत ज्यादा बोझ रहता है। जी, तो ये डिसीजन लेना इजी नहीं था। तो ये डिसीजन आपने कैसे लिया, ये मेरा पहला सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है जी आपका, भावना जी। तो कैसा है कि मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि मतलब मुझे समझ में आ रहा था कि मेरा करियर कहीं जा नहीं रहा है। इट वाज स्टक एट वन पॉइंट। तो वो तो एक था ही। हम्म। और इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैंने बताया कि मैं एक थोड़ा सा जिद्दी टाइप का इंसान हूँ, तो मुझे ये पसंद नहीं था कि कोई मुझे हारा हुआ कहे। और मैं अपने आसपास में देख रहा था मेरे बराबर के जो, हालांकि मुझे कंपैरिजन बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं खुद को किसी से कंपेयर भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं फिर भी, एक मानवीय स्वभाव होता है, आदमी कंपेयर कर ही लेता है। तो मैं कंपेयर करता था कि मेरे जो साथ वाले जो है वो आज बड़े बड़े पोजीशंस पे है, इतना बड़ा, और इतने बड़े मतलब अच्छा, बड़े कंपनीज में है, सब है। तो कहीं ना कहीं मुझे वो फीलिंग था कि मतलब जब मैं आगे मुझे ये ना कहे कोई कि योगेश एक हारा हुआ व्यक्ति है।
तो बस वो जीत की वजह से, और ये डिसीजन बिल्कुल भी इजी नहीं था, क्योंकि मुझे केपीआईटी में एक कंफर्ट लेवल मिल गया था, हम्म बहुत अच्छा कंफर्ट लेवल मिल गया था, जी हाँ। तो वहाँ पे मैं, और ऊपर से केपीआईटी ने मुझे वर्क फ्रॉम होम की भी फैसिलिटी दे दिया था, जबकि उस वक्त वर्क फ्रॉम होम बिल्कुल भी कॉमन नहीं था। हम्म ये बात है 2013 की, तो वर्क फ्रॉम होम बिल्कुल भी कॉमन नहीं था उस वक्त, वो तो अभी कोविड के बाद कॉमन हुआ है। हम्म उस हम्म वक्त उन्होंने दे दिया था मुझे, तो बहुत अच्छा कंफर्ट लेवल डेवलप हो गया था, सब था। लेकिन बस यही है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो जीत थी मेरी, कि मुझे सब कहीं पीछे नहीं रहना है अपने लाइफ में, और मुझे कैसे भी करके सबके साथ, मैं चाहता था कि मैं अपने आप को आईने में देखूं तो मुझे ये ना लगे कि मैं हारा हुआ हूँ, बस मुझे ये सबसे बड़ी बात थी। और आ, उसके लिए फिर मैंने 2 साल मैंने काफ़ी कोशिश मेहनत की। मैंने अपने आप को एडवांस टेक्नोलॉजीज पे मैंने ट्रेन किया पहले, क्योंकि वो आसान नहीं था मेरे लिए स्विच करना, जी क्योंकि जी मेरा गैप बहुत ज़्यादा हो गया था। हम्म तो वो सब किया मैंने। और और मैंने बस एक उम्मीद थी, क्योंकि कहीं से भी कोई कॉल नहीं आ रहे थे मैम, कहीं से भी जीरो कॉल्स, मतलब मैं इतना कोशिश कर रहा था। लेकिन शायद वो देखते होंगे कि 20 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है और लेवल पोजीशन इतनी कम है, तो कोई क्यों मुझे ऑफर देगा। तो और कोई तरीका नहीं है हमारे सीवी पे डालने का कि हम हैंडीकैप पर्सन है करके, जी ताकि अगला हमारे बात को समझ सके कि क्यों ये पीछे रह गया। हम्म ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। तो वो तो जब बात करेंगे तभी पता चलेगा, और बात करने के भी मौके नहीं मिलते थे। तो जी ऐसा है, जी तो 2 साल बाद बस भगवान की दया से मुझे ऑफर आया और सब हो गया। एक्चुअली मैं तो बोलूंगी भगवान की दया से, तो जैसे बोलते हैं ना कि 1% लक एंड 99% एफर्ट्स, बस तो वैसे आपने 99% नहीं, एडवांस, वो तो जो भी एडवांसमेंट हुई है उसके बारे में जानने के लिए अपने एफर्ट्स लगाए थे, और फिर वो आपके एफर्ट्स को भगवान ने साथ दिया, ऐसे बोल सकती हूँ। ये आप कह सकती है भावना जी। लेकिन मतलब जैसे मैंने कहा कि आई एम अ फर्म बिलीवर इन डेस्टिनी। तो मुझे लगता है कि जब डेस्टिनी साथ देती है ना, तभी मेहनत हमारी काम आती है। जी जी जी, मेहनत, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। लेकिन मतलब फल तब मिलता है। लेकिन अगर जब वक्त खराब हो, तो आप अगर सिर्फ हाथ पे हाथ लेके बैठ जाए, तो अच्छा वक्त भी आए तो आपको फिर कुछ नहीं मिलता। तो बड़ी बात तो बिल्कुल। ये है कि आपको मेहनत करते रहना है। और हम्म। और वक्त कब आएगा इसका तो कोई भरोसा नहीं है। वो जब जी, अच्छा वक्त आएगा तब वो फिर आपकी मेहनत बराबर रंग लेंगी। बिल्कुल बिल्कुल एकदम बढ़िया बढ़िया। और दूसरा एक सवाल सवाल यानी क्या, अप्रिसिएशन भी बोलूंगी और कुछ बोल सकती हूँ, मुझे ठीक से वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, कि जी जी आपने जी आपके बेटे का जिक्र किया, जी। तो मैं ये तो पूछना चाहूंगी कि आप क्या सोचते हो, बाकी के बच्चे और आपका बेटा, उसमें आपकी ये फिजिकल कंडीशन की वजह से उसकी मेंटालिटी में क्या फर्क जी आया, जी क्या जी जी। उसकी मेंटालिटी और डेवलप मेंटालिटी अदर बच्चों से हो गई, वो ये ज्यादा बहुत ही, क्या यानी थॉटफुल इंसान बन गया, जी जी जी, या ये बहुत ही वो ऐसे सोचने लगा कि क्यों मेरे हाँ, ही ये पापा ऐसे पापा मतलब क्यों। ऐसा, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने भावना जी। और मतलब मैं ये बात कहना चाहता था कि भगवान की हम्म दया, ये दोनों बातें हो सकती थी। देखिए, जो दोनों चांसेस थे, एक तो मेरा बेटा ये हमेशा के लिए तकलीफ लेके बैठ जाता कि यार मेरे पापा ऐसे मतलब मेरे मुझे कुछ साथ नहीं है, और वो सेल्फ पिटी में चले जाता, वो एक तरीका था। जी लेकिन मैं मेरे बेटे की झूठी तारीफ नहीं करूंगा। उसने वो भावना जी, जब से वो 5वीं 6वीं में था, जितना छोटा था, तब से वो एमयूएन के हमारे कॉन्फ्रेंसेस होते थे जो हमारे घर से 20 किलोमीटर है। तो वो खुद कैब करके अपने मम्मी के बिना सहारे के खुद जाता था, अटेंड करता था, और उसने पूरा खुद को डेवलप किया। उसके बाद वो मैंने बुक में लिखा है कि उसने फिर अपना म्यूजिक में उसका इंटरेस्ट म्यूजिक में बढ़ा। फिर वो म्यूजिक में वो इस हद तक आगे गया कि उसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसका नोट किया, उसको नोटिस किया। और अभी तो वो उसकी खुद की उसने फर्म ओपन किया है, और वो पूरा सेल्फ मेड है मैम। मतलब मेरा मेरा सिर्फ थोड़ा गाइडेंस उसको रहता है, बाकी सब वो क्लाइंट से बात करना, अब उसके सब अमेरिकन क्लाइंट्स है, तो उनसे उनके एक्सेंट में बात करना से लेके हर चीज वो खुद करता है।
और मैं कहूँगा कि इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। और वो हाँ बहुत अच्छी से उसने खुद को ग्रो किया। हाँ। और फर्दर में तो शायद ये उसके पीछे रीजन, जैसे आप कह रहे थे, उसके पीछे रीजन ये है कि उसने ये समझा कि मेरे पापा ऐसे होके भी इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मुझे भी उनको कुछ करके दिखाना है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि वो ही हैज बिकम ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। मतलब बहुत ही वही एम्पैथी है उसमें। हाँ, एग्जैक्टली। बहुत एम्पैथेटिक है मैडम। अभी 6 महीना पहले, 4 महीना पहले ही उसने, मतलब हम जो अच्छा काम करते हैं वो बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए पता नहीं, लेकिन उसने 100 स्वेटर्स, उसने जो होमलेस और बेगर्स रहते हैं, खुद के कमाई से उनको 100 स्वेटर्स उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। और उसको हमने, किसी ने कुछ नहीं कहा था, उसने खुद ने ये काम किया। तो वाह मुझे लगता है वाह। कि कहीं ना कहीं जो मेरी तकलीफ है वो देख के उसको लगता है कि कुछ समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, क्योंकि मुझे भी, मैं मतलब सोसाइटी का बिल्कुल कर्जदार रहूंगा। सोसाइटी ने बहुत अच्छी हेल्प की, तो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, ये उसको लगता है। वाह वाह। अब एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगी। जी 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 मैम। कि आप और आपकी वाइफ, हाँ, हालांकि आपकी वाइफ ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, वो सब कुछ है, बट यू आर हस्बैंड एंड वाइफ, तो आप में झगड़े एग्जैक्टली। होते हैं? बिल्कुल होते हैं मैम, रोज होते हैं हमारे। हाँ, लेकिन हम इतने बेशरम है कि 4 बार झगड़ के भी फिर 5वीं बार फिर से बात करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जी जी जी, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ लड़ते तो रोज है मैम हम। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। और मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो लोग बहुत ज्यादा बिल्कुल भी लड़ते नहीं, वो तो कुछ प्रॉब्लम होता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल, वो बताते नहीं एक्चुअली कि हम लड़ते बड़ा हैं। फिर नहीं शायद हो सकता। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यानी आपकी सब जी बातें सुनकर आपका बुक कब पढूं ऐसे इगरनेस हो जी। रही है। मैं प्रसाद जी को कहूंगा कि वो मेरे बुक का लिंक शेयर करें। जी बिल्कुल। अमेजोन अमेजोन पे लिस्टेड है। हाँ आप प्लीज ऑर्डर कीजिए और जरूर पढ़िए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, थैंक यू भावना जी। आपके क्रिकेट के बारे में भी पूछना था मुझे, वो मैं भूल गई कि आपका क्रिकेट का पैशन था, तो अब आप कुछ खेल रहे हो, हाँ, कुछ कर रहे हो? नहीं तो मैं अभी पिछले 5 साल पहले तक मैं मेरे बेटे को प्रैक्टिस देता था। मतलब मैं चेयर पे बैठता था और उसको हम्म। बॉलिंग करता था और वो बैटिंग करता था। तो वाह ये, वाह। और हम घंटों घंटे ऐसा करते रहते थे। तो वाह अब तो क्रिकेट का उतना ही उस हद तक ही है, लेकिन मैं आईपीएल रोज देखता हूँ। और हम्म। मैं बहुत पैशनेट हूँ क्रिकेट के लिए जी। वाह वाह। ग्रेट ग्रेट। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू सो मच मैम, नाइस टॉकिंग टू यू। थँक यू थैंक यू। भावनाताई. मीनाक्षी ताई अनम्यूट करून बोलू शकते. अशोक बांसे सर. सर नमस्ते सर। हेलो। हाँ सर. हेलो। बोलिए ना सर. हाँ सर, नमस्ते सर सबको। सर नमस्ते. नमस्ते, आपसे, नमस्ते। हाँ आपसे थोड़ा एक सवाल पूछना था। ये जो आपको जो बीमारी हुई थी जी उसका अशोक। डिसीज, हाँ तो कैसी होती है, आनुवंशिक है कि कैसा है वो? नहीं और नहीं, एक, बिल्कुल आनुवंशिक नहीं है। ये हाँ होता है, मैं बताऊंगा कि अ, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और ये अगर समय पे ट्रीट ना किया जाए तो ये ब्रेन में चले जाता है। इसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। जी सर। तो ये मतलब ये ऐसा है कि इंडिया में ये इतना नॉर्मल है कि मतलब जब मैं वापस आया यूके से रिटर्न आया, तो मुझे ये बताया गया, मतलब मेरी जो डॉक्टर थी जो कि काफ़ी क्वालिफाइड थी, तो वो डॉक्टर ने कहा कि योगेश, तुम्हारा ट्रीटमेंट इतना गलत हुआ, अगर इंडिया में रहते तो एक झोला छाप डॉक्टर, आप समझते हो ना, जी जी झोला छाप जी जी। डॉक्टर जो तो वो भी ठीक कर देता ये बीमारी, इतनी नॉर्मल, मतलब कोई कोई बड़ी चीज नहीं थी ये। पर वहां पर वही है कि मैं अब कुछ चीजें बताना चाहूंगा यूके के मेडिकल सिस्टम के बारे में। अब शायद हो सकता है इम्प्रूव हुआ हो, लेकिन वहां पर एक तो हम एशियन लोगों को वो लोग टच भी नहीं करते। मतलब वो, हम थोड़ी दूर पे बैठे रहते हैं, वो अंग्रेज डॉक्टर जस्ट हमारा सुनेगा सिम्टम्स, कंप्यूटर पे टाइप करेगा और वहां से पर्ची निकलेंगे और वो दवा हमको देगा। मतलब इतना मैकेनिकल है। हम्म। और वो, शायद वहां पे वो चलता होगा, लेकिन मतलब हम जैसे इंडियंस लोगों को जिनको एंटीबायोटिक की आदत है बोलो, या थोड़े से हेवी डोजेस की आदत है,
तो वो तो, और मैं एक मैसेज और ये भी देना चाहूंगा कि जो फॉरेन कंट्रीज है, वो किसी भी क्राइसिस सिचुएशन अगर आती है, तो आई विल सजेस्ट कि तुरंत रिटर्न फ्लाइट लो, करियर, जॉब, किसी भी चीज की चिंता मत करो और इंडिया वापस आओ। क्योंकि इंडिया में जो सपोर्ट सिस्टम है, इंडिया में जो हेल्थ फैसिलिटी है, सब है, तो उतना अच्छा बाकी बाहर कहीं नहीं है। बाहर एडवांस फैसिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन बेसिक फैसिलिटीज बहुत लैक करती है। जी सर। और दूसरा एक थोड़ा छोटा सा सवाल था, आपके पिताजी कौन से डिपार्टमेंट में जी, थे सर? सॉरी। आपके पिताजी कौन से डिपार्टमेंट से थे? अच्छा, मेरे पिताजी विलेज एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में थे। खादी ग्रामोद्योग आपने सुना जी जी होगा। जी जी। जी, उसमें थे। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। थैंक यू भांसे सर। मीनाक्षी ताई, सारिका मैडम, वन प्लस नाम से कोण जुड़ा है? आणि दीपक श्रोते सर, प्लीज अनम्यूट करून बोलू शकता. योगेश हाँ. के साथ तो मैं काफी सालों से दोस्त जैसा जुड़ा हूँ, फैमिली मेंबर जैसा ही हूँ। फैमिली सब मेंबर मैंने ही इन्होंने जो बताया है वो तो सब मैंने अपने आंखों से देखा है और महसूस किया है कि फ्रेंड रिलेटिव क्या मायने रखते हैं ऐसे सिचुएशन में। जो योगेश ने बोला है कि ऐसी कोई भी सिचुएशन क्राइसिस, अगर हेल्थ रिलेटेड हो या कोई भी हो, अगर आप अपने नेटिव कंट्री में नहीं है, जैसे इंडिया में नहीं है, बाहर देश में हो, तो तुरंत अपना कैरियर या सब चीजें छोड़ दो। वो ज्यादा मायने नहीं रखते, अपने होम कंट्री में आ जाओ, अपने एरिया में आ जाओ। तो वो जो मोरल सपोर्ट होता है और जो यहाँ की जो सिस्टम हमें सूट हुई है इतने सालों तक, तो वही काम करती है। बाकी सब चीजें उतने मायने नहीं रखते। तो हमने ध्यान रखना है, नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि कैरियर के पीछे हम ये सब भूल जाते हैं और वही कंटिन्यू करते हैं। तो बाद में उसके जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं वो काफी डिफिकल्ट होते हैं। बिल्कुल। तो ये हम सब ने अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी बताना है, क्योंकि मनी इज नॉट एवरीथिंग। अपनी जो सपोर्ट सिस्टम है दैट मैटर्स। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। आपके माध्यम से आज हम योगेश जी का जर्नी सुन सके। उनका जो भी लाइफ जर्नी है, उनसे हमें बहुत सारी प्रेरणा, हमें नहीं, जो भी ये लोग अभी फेसबुक लाइव पे और यूट्यूब पे भी देखेंगे, तो जरूर उनसे प्रेरणा लेंगे लोग। सारिका मैडम, अनीता मैडम, वन प्लस नाम से कौन जुड़ा है? मीनाक्षी ताई, हाँ बोला सारिका मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते सारिका जी। योगेश सर नमस्ते। बहुत ही अच्छा सर आपका जर्नी, और जी स्पेशली आपका जो कहना है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। क्योंकि जब हम ऐसे कोई ये इसमें से गुजर रहे होते हैं फिजिकल डिफिकल्ट से, तो वो हमारे लिए बहुत ही कठिन होता है कि हमारे से होने उससे बाहर निकलना। लेकिन आपने वो करके दिखा है, ये मैं बहुत काबिल तारीफ है। जी सारिका जी, और इस बारे में मैं, आपकी को जी बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। तो इस बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि कुछ प्रॉब्लम हम लोगों की भी होते हैं। मतलब मैं सभी सिर्फ मैं एक विक्टिम ही नहीं बन, कल्प्रिटी बन के रहना नहीं चाहता। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे हम लोग खुद ही खुद को एक शेल में ये कर लेते हैं कि ये हमसे नहीं हो सकता, या लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। तो ये बात हमको दिमाग से निकालना है और हमको खुद को नॉर्मल रहना है। मेरा अनुभव है कि अगर हम जितना हम लोगों के साथ नॉर्मल रहेंगे, लोग भी हमको एक्सेप्ट करते हैं और लोग हमको हमारा जो ड्यू है वो जरूर देंगे। कुछ ना कुछ हमारे से तरफ से भी होती है गलतियां, तो वो मुझे लगता है कि हम लोगों ने
ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना चाहिए, मिक्स होना चाहिए, और ये भूल जाना चाहिए कि हमारे में कोई कमी है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। हाँ बोलिए अनुराग जी। अनुराग जी आपने अनम्यूट किया था, बात कीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मैं सर, मैं योगेश गौर जी का भांजा ही बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलो बोलिए ना। अनुराग। हाँ, ये मेरे मामा जी लगते हैं, योगेश गौर जी। और जैसा मुझे हमेशा उनपे बहुत प्राउड फील होता है। और मेरे लिए वो एक रोल रोल मॉडल की तरह हमेशा थे, है और रहेंगे। हेलो। धन्यवाद अनुराग जी। हाँ। पांसे सर आपने अनम्यूट किया है, कुछ हाँ सर, बात मला एक, करनी। हाँ सर, मुझे एक बात पूछनी थी सर। हाँ बोलिए योगेश ना सर, बोलिए। आपके अवार्ड के बारे में थोड़ा बता दीजिए। सॉरी तानसे साहब। अवार्ड्स के बारे में बता दीजिए, आपको कौन से अच्छा, अवार्ड मिले। अवार्ड्स। अवार्ड्स मुझे जैसे KPIT में था मैं, तो मुझे कस्टमर डिलाइट अवार्ड मिला है। यहाँ पर मुझे काफी क्लाइंट से अवार्ड मिल चुके हैं। तो ये सब कॉर्पोरेट अवार्ड्स मिले हैं। ऐसे कोई सामाजिक अवार्ड मुझे एक भी नहीं मिला है। वो बात सही नहीं है। मुझे सारे कॉर्पोरेट अवार्ड्स मिले हैं जो कि मेरे काम से रिलेटेड है। थैंक यू सर। जैसे मैं पिछले प्रोजेक्ट में स्काई के लिए काम कर रहा था, जो स्काई यूके की कंपनी है, तो उनके तरफ से भी मुझे एक्सेल अवार्ड मिल चुका है। तो ऐसे काफी अवार्ड्स मतलब मुझे कॉर्पोरेट लाइफ में मिल चुके हैं। थैंक यू सर। डॉक्टर अनीता मैम। अनीता जी। हाँ, नमस्ते सर। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, जरा रेंज का हाँ, देखिए। नमस्ते सर। आवाज। हेलो, नमस्ते। जी जी, नमस्ते। हेलो। हाँ, हेलो, सुन रहा हूँ मैं। आपका रेंज का इश्यू है, थोड़ा सा रेंज का देखिए अनीता मैम, बिल्कुल आवाज ब्रेक हो रहा है आपकी। हेलो। हाँ अभी जी बात हाँ कीजिए। सर जी का मैंने सुना सब। हाँ, नमस्ते सर। बहुत जी, नमस्ते। इंस्पायरेबल जर्नी है सर आपकी। थैंक यू, थैंक यू मैम। यस यस। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, और बहुत कठिन परिस्थिति को जूझ जूझ के संघर्ष करके आप यहाँ तक आए सर। हेड्स ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू। मेरा तो ऐसा कुछ सवाल नहीं है। जी एक जी। जनरल, एक थोड़ा ऐसा ऐसा फनी क्वेश्चन मेरे हाँ दिमाग में हाँ, आया, बिल्कुल। कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है सर, उससे हाँ, आपका रिलेट रिलेट है क्या, रिलेशन हो गया? नहीं, मेरे ख्याल से ये इलाहाबाद में कही है ना। यस यस यस। हाँ, नहीं, रिलेशन नहीं है कोई मैम। यस लेकिन ओके, सॉरी हाँ, सर। लेकिन हम मतलब वही गौर है, यूपी के ही गौर है हम। यस यस, तो अच्छा। ये वो नहीं तो आपका, हाँ वही तो रिलेशन मेरे होगा फिर सर। परदादा वहां से आए थे, यूपी से इधर। यस तो यस उनके यस, उनके बहुत। ब्रांच में कोई रहे होंगे तो पता नहीं। नहीं, बहुत बड़े हस्ती है सर। जी और जी। आप उनके फैमिली से है सर, पक्का। इसलिए आप बहुत ही ऊंचे ख्यालत और बहुत ऊंचे है सर, आपको हेड्स ऑफ नहीं यू। नहीं नहीं यस मैम, यस। हम सब लड़ रहे हैं अपने अपने लाइफ में, और हम सब उतने ही यस महान यस। हैं। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर अनीता मैम। योगेश सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने आपका कीमती समय हमें दिया। हमारे पूरे संकल्प फाउंडेशन और संवाद सारथी के टीम के तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हम आगे भी संवाद में रहेंगे और बिल्कुल जाते, बिल्कुल। और और आपका प्रसाद जी, जो मैं भी आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे इतने अच्छे लोगों से मिलाया, और ये कम्युनिटी
का मुझे हिस्सा बनाया, उसके लिए आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और एक जाते जाते एक छोटा सा मैसेज सबके लिए, नॉट फॉर द हैंडीकैप पर्सन और विकलांग लोगों के लिए, लेकिन जो भी जनरल है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आपको इतना सारा तकलीफ होते हुए भी मन में विचार आए कि सुसाइड करना है, लेकिन आपने उसे उस मोमेंट को भी पार कर लिया बिल्कुल। और यहाँ तक पहुंचे। वैसे जी जी। बहुत सारे लोगों में जो नॉर्मल है लेकिन दे कांट अंडरस्टैंड देयर इनर स्ट्रेंथ, समझ गया। तो या उनके लिए और सभी के लिए कि कैसे अपना जिंदगी हो, इसके बारे में एक छोटा सा मैसेज। उसके बाद हम एक छोटी सी प्रार्थना से आज का ये सत्संग का समापन करेंगे। हमारे साथ अभी राजू वाघमारे सर आए। वो मुंबई हाई कोर्ट में, सॉरी, जेजे हॉस्पिटल में काम करते, लेकिन ओके। उन्होंने आज तक फॉर हैंडीकैप पर्सन मोर देन 30 PIL उन्होंने दाखिल अरे वाह। किए और उसे क्या जीत बात लिया है। तो है। वो भी हमारे साथ जुड़े अभी पिछले 6 महीनों से। तो ऐसे जी जी सारे जी। लोग हैं कि आपके जैसे, जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये संवाद सारथी में जितने भी महानुभाव आए आज तक आपके जैसे, उन सभी से हमें नई कुछ चीजें हमें सुनने को मिलती है, उससे कुछ सीखने को मिलता है। और हमारे एनजीओ को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी के लोगों तक पहुंचाने का, ये सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो हर बार जरूर ऐसे अलग अलग एक नए चीज ऐड होती जा रही है। और आपके जैसे महानुभाव का जो एक्चुअली लाइफ जर्नी है, वो बहुत इंस्पायरिंग है। ये तो समय हमें तो लगता है कि 1 घंटे में कैसे क्या, लेकिन क्या है ना कि समय की पाबंदी है, इसलिए हम 1 या 1.5 घंटे में ये सारा करते, लेकिन फिर भी जब शुरू होता है किसी को सुनना, आपके जैसे महानुभाव जब बात करते हैं, इट्स फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट। और ये एक्चुअली जैसे आपने कहा कि ये साइंटिफिक टेम्पर भी है कि सिर्फ दिल से प्यार से नहीं होता, इसे एक्चुअली समझ लेना भी है दिमाग से। और दूसरी चीज है कि इसके लिए खुद कार्य भी करना है, जो जैसे हर लोग कार्य करते ये कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हर बार हमें लगने लगती कि कैसे कि ये सारी चीजें अपने लाइफ में एक्चुअली एग्जाम्पल सेट करके लोगों को बताते हैं कि हम कैसे सीधे वी आर रेडी फॉर एनी डिफिकल्टीज। तो हर बार ये जरूर हमें मिलता है, जो आज भी मिला आपके जर्नी में। और ये अलग चीज मालूम हुई कि एक छोटा सा फीवर भी आदमी को अपनी जिंदगी बिल्कुल। बदल देता है। तो बदल सकता है। ये सारी चीजें कि अलग अलग है कि ऐसे भी हो सकता है किसी के लाइफ में। तो ये नई बात भी आज पता चली। तो आपका एक छोटा सा मैसेज सबके लिए, फिर से एक बार चल। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने समय दिया, और हम आगे भी संवाद में रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू प्रसाद जी। तो मेरा एक ही मैसेज है कि जिंदगी में कभी उम्मीद मत हारिए, और वक्त जरूर बदलता है। बस अपनी अपने होप्स और अपने इसको मरने मत दीजिए, क्योंकि जहाँ होप मर गए तो बस समझिए कि आप भी मर गए। तो होप्स जब तक जिंदा है तब तक आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं और कितना भी आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि अ, एक सबसे बड़ी बात जो मैं पहले भी कहा कि कभी भी खुद को कम मत समझिए। हमारा सिर्फ शरीर ही हमारा विकलांग है ना, हमारा दिमाग हमारा ब्रेन तो उतना ही स्ट्रांग है। फिर हम क्या हासिल नहीं कर सकते जिंदगी में। बस ये सोचिए और खुद को स्ट्रांग बनाए रखिए, और जो अच्छा लगता है लाइफ में वो कीजिए। आपको गाना पसंद है, आपको कुछ डिबेट्स करना पसंद है, या आपको जो भी आपके हॉबीज है उनको डेवलप कीजिए, उसमें अपना अच्छा समय गुजारिए और खुश रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं भावना दीदी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक छोटी सी प्रेयर से आज का इस सत्संग का समापन करें। धन्यवाद विशाल। धन्यवाद योगेश जी। धन्यवाद सर्वे जी।
भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवाद। धन्यवाद भावना ताई। राजू सर, आपने अनम्यूट किया, आपको कुछ बात करना है? नहीं नहीं, शुक्र जरूर। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू प्रसाद जी।